हेलो बच्चों, मेरा नाम है आकांक्षा वर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 7 क्लास 7 का कंप्लीट करने वाले हैं साइंस का। तो क्या चैप्टर का नाम है देख लेते हैं। वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। तो इस चैप्टर में हम वेदर मतलब मौसम, क्लाइमेट और एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं वो मौसम को अपने मौसम की तरह अपने शरीर को कैसे ढालते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, जब आपकी फैमिली कहीं जाने के लिए, घूमने के लिए बोल रही होती है तो आपके बड़े भैया, बड़े दीदी डिस्कस कर रहे हो कि मौसम कैसा है उस प्लेस का, तभी जाके फिर क्या होता है कि आप लोग की एक अच्छी डिसीजन होता है। और क्रिकेट वगैरह भी देखे होंगे आपने कि कुछ क्रिकेट स्टार्ट होने के पहले वेदर के बारे में आपने सुना होगा नाम, कि कैसा है वेदर, वहाँ का मौसम कैसा है कि हम गेम को स्टार्ट कर सकते हैं कि नहीं। कहीं बीच में हमारे गेम के बीच में अगर बारिश हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कितना दिक्कत होती है ना। तो वेदर एक्चुअली में वेदर है क्या। आपने अपने न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे आप तो कुछ इस टाइप में देखा होगा, रिपोर्ट जो आती है उसमें क्या क्या दिया होता है। एक्चुअल में उसमें दिया होता है कि ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल और ये सब जो होती है वेदर की एलिमेंट्स होती हैं। तो मतलब वेदर एक एक वर्ड है जो जिस पे तीन चीज़ें आती हैं, तीन चार चीज़ें आती हैं, है ना। उन सब का ओवरऑल रिकॉर्ड जो होता है उसे वेदर कह देते हैं। तो लेट्स सी क्या कहती है हमारी एनसीईआरटी। Weather. In figure 7.1, a sample of weather report from a newspaper is given. ये देखिए, ये वेदर रिपोर्ट का एक न्यूज़पेपर से एक कटा हुआ मतलब रिपोर्ट दिया हुआ है, जिसमें सब कुछ जैसे कि मैंने उसमें बता दिया था, ह्यूमिडिटी एंड ऑल। वी फाइंड दैट द डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द रेनफॉल ड्यूरिंग द पास्ट 24 आवर्स। जैसे कि इसमें बता दिया गया है कि एक वेदर रिपोर्ट के पास ये सारी चीज़ें होती हैं 24 आवर्स का, मतलब उस पिछले 24 घंटे का, है ना। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द डे। ये रिपोर्ट्स ये बताती हैं आगे की जो मौसम होगा वो कैसा होगा, है ना, उस दिन का मौसम कैसा होगा। ह्यूमिडिटी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, शायद आ सकता है। ये मेजर टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक ह्यूमिडिटी टाइप में आते हैं, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी क्या है। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ अ मेजर ऑफ द मोशन, ठीक है। आप शायद जानते होंगे कि जो मॉइस्चर होता है, नमी होती है एटमॉस्फेयर पे, वो होती है ह्यूमिडिटी, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या बोल रहा है, उसके बाद आप देख लीजिएगा ऐसा, ये आप अगर नहीं देखे होंगे तो न्यूज़पेपर में, ठीक है। सैम्पल है वेदर का। फिर क्या बोल रहा है, आई वंडर्ड हु प्रिपेयर्स दीज रिपोर्ट्स। तो बूजो बोल रहा है कि ये सारी रिपोर्ट्स प्रिपेयर कौन करता है। भाई ये बात भी सच है, कौन प्रिपेयर करता है। तो ये जो मौसम की रिपोर्ट्स होती हैं ये ना मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का होता है, वो करता है। देखिए, द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, विंड एक्सेट्रा द मेक्स द गवर्नमेंट, सॉरी, वेदर। बच्चे भी ना बहुत परेशान करते हैं। चलिए ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो टेम्परेचर होती है, जो मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, वो रिपोर्ट तय करके और फिर ये न्यूज़पेपर पे ऐसे आ जाती है ना। तो क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर मतलब क्या, और टेम्परेचर का कैसे बताऊँ मैं, जो मौसम जैसे कितनी गर्मी है, कितना ठंडी है ना, इसको डिफाइन कर देंगे कुछ इस टाइप में कि तापमान कितना है। और विंड का क्या है, विंड मीन्स एयर होती है, हवा जो कितनी तेज़ चल रही है ना। ये हो गए इन सब की रिपोर्ट जो होती है, इसकी स्पीड, इसका टेम्परेचर क्या सेल्सियस में कितना है, इन सब की वैल्यू जो होती है वो पूरा वेदर के अंदर कैलकुलेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 7.1 क्या बोल रही है, इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको कि ऐसी रिपोर्ट ले लेनी है पिछले एक हफ्ते की, ठीक है। फिर क्या करना है, उन सभी को न्यूज़पेपर से निकाल के ऐसे और फिर पेस्ट करनी है एक वाइट पेपर पे, ठीक है। या फिर उसकी जो रीडिंग्स है वो आपको इस टेबल पे फिल करनी है, ठीक है, ऐसे करके। और इसको करने के बाद मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर सब कुछ आप लोग इस टेबल से लेने के बाद आप फिल करके उसमें ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आज का टेम्परेचर और कल का टेम्परेचर क्या कैसे था, क्या कैसे है ना। मतलब आने वाला जो टेम्परेचर होगा इन्हीं से रिलेटेड होगा। ओके, ये देखिए यहाँ पे भी यही बोल रहा है, रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्ट बाय यू इन टेबल 7.1। द फर्स्ट रॉ इज जस्ट अ सैम्पल, है ना। तो ये सब ऐसे करना है, फिल करना है पूरे टेबल को। एंड देन ठीक है, जो रेनफॉल होती है ना, रेनफॉल मेज़र होती है, मतलब जो कितनी बारिश होगी कितनी नहीं, वो किससे मेज़रमेंट किया जाता है, एक रेन गॉज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक सिलेंडर शेप का होता है, ये यहाँ पे लिखा है, बेसिकली इज़ अ मेजरमेंट सिलेंडर विथ अ फनल ऑन द टॉप ऑफ द कलेक्ट रेन वाटर। मैं आपको इसका इमेज दिखा देती हूँ कैसा होता है।
ये देखिए, ये एक रेन गॉज है जिसमें से पता चलता है कि कितनी बारिश हुई है कितनी नहीं, ठीक है। तो जब आप टेबल को फिल कर चुके होंगे तो क्या होगा कि इसमें जो आपकी रीडिंग आएगी यहाँ पे पूरी, है ना, रेनफॉल की जो रीडिंग आएगी, तो क्या होगा कि आप देखेंगे उसमें कोई सारे सेम नहीं होंगे, मे भी कुछ भी सेम हो सकता है, लेकिन कभी पूरे रीडिंग का जो होगा सेम नहीं हो सकता है। और फिर कभी कभी मेज़रमेंट आप अलग अलग सबकी आई होगी, तो आप इससे पता कर लेंगे कि टेम्परेचर, मौसम क्या कैसे था ना। उसके बाद फिर इससे आप क्या समझेंगे कि जो, ठीक है, फिर इससे क्या होता है, जो डेफिनेशन एक कलेक्ट करके निकल के आएगी इससे, कि क्या है, द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड एक्सेट्रा आर कॉल्ड वेदर एट दैट प्लेस। तो वेदर की जो डेफिनेशन है वो यह है कि जो डे टू डे, दिन ब दिन का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का कंडीशन है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का, एटमॉस्फेयर का कंडीशन मीन्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड, इन सब की जो वैल्यू है वो कैसी है, क्या है, वो एक वेदर कहला जाता है, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेदर की डेफिनेशन लिखने को आती है तो आप ये डेफिनेशन बहुत ही आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ वेदर। जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था, जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो ऐसे फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो मैंने इसमें दिखाए थे वो क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे भी वही बोल रहा है। और जो वेदर होता है ना, यहाँ पे लिखा द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे बाय डे। जो वेदर होता है, वेदर होता है, एटमॉस्फेयर का वेदर होता है जो, सॉरी, तो वो चेंज हो सकता है डे बाय डे, दिन ब दिन। मतलब आज कुछ और है तो कल भी कुछ और हो सकता है, या तो वीक टू वीक, इस वीक कुछ और है तो अगले वीक कुछ और होगा, मीन्स इस वीक अगर सेम सेम आ रहा है तो अगले वीक कुछ डिफरेंट आ सकता है, ओके। जो वेदर होता है वो चुटकियों में बदल सकता है। मतलब अगर दिन में कुछ और दिख रहा है, कि दिन में बहुत सूरज दिख रहा है, उसके बाद शाम को सडनली कहीं से क्लाउड्स आ सकते हैं ना, सेकंड क्लाउड्स आ सकते हैं एंड रेनफॉल स्टार्ट हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे द वेदर इज अ कॉम्प्लेक्स, सच अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इट कैन हैपन sometimes that it is sunny in the morning but suddenly clouds appear from the nowhere and it starts raining heavily, है ना। और हैवी रेनफॉल, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि जो हैवी रेनफॉल होगी वो मैटर जो होगी हमारे एटमॉस्फेयर में, बहुत सारी मैटर होती है हमारे सराउंडिंग में, तो वो सब कुछ क्लियर करके और फिर एक बहुत ही सनशाइन ला सकती है, ब्राइट सनशाइन, है ना। तो आप समझ सकते हैं वेदर कितना, मतलब कितना जल्दी चेंज हो सकता है ना। ये जो वेदर होता है बहुत जल्दी चेंज हो सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, यू मस्ट हैव हेयर्ड सेवरल सच एक्सपीरियंस। तो आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया भी होगा। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। सिंपल है, अगर ऐसा कभी फील हुआ है, ऑब्जर्व किया है, तो आप उसको शेयर करिए। सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट। तो ये आप समझ सकते हैं कि वेदर कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उसकी वैल्यूज़ को कलेक्ट करना और फिर एक वेदर रिपोर्ट करना, क्योंकि वो चुटकियों में बदल जाता है ना। Look at the graph given below, which shows the maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 9 August 2006 at Seoul and Meghalaya। तो देखते हैं, नीचे ग्राफ दिया हुआ है इस पर, कि इस पर जो टेम्परेचर है, इसका वेदर जो है सब कुछ लिखा गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड है कब का, सिंगरौल का, किसका, शिलोंग और मेघालय का, ओके। तो देख सकते हैं हम इस ग्राफ में क्या है कि पहले तो टेम्परेचर 3 तारीख का जो टेम्परेचर था 26 था, और 4 तारीख का टेम्परेचर 23 मीन्स घट रहा है। उसके बाद क्या हो, 5 तारीख का टेम्परेचर जो है 25 हो गया, एंड देन 6 का 22, 7 का 25 मीन्स क्या हो रहा है, इसमें भी देख सकते हैं कि पूरा घट रहा है और बढ़ रहा है, मतलब घट रहा है एंड देन बढ़ रहा है, घट रहा है एंड देन बढ़ रहा है। ये देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर से इसमें दिया गया है कि इसमें ज़्यादा, ये देखिए ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है ना, सबसे ज़्यादा। उसके बाद टेम्परेचर को देख रहा है कि मतलब टेम्परेचर को रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें, देखिए सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर इसका इस दिन पे ये इतना रहा, इतना था, है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम एनी वेदर रिपोर्ट द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड एवरी डे, है ना। तो सब तो मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है हमेशा, आर रिकॉर्डेड इन चैप्टर, ओके।
इसमें रिकॉर्ड किया। जैसे अब देखो, अब चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था कि जो टेम्परेचर को लिए जो मेजरमेंट करते हैं वो कौन से टेम्परेचर होते हैं, कौन से थर्मोमीटर्स होते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर जो होते हैं, थर्मोमीटर्स जो होते थे वो यूज़ किए जाते थे टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए। दैट आर, देखिए इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न दैट देयर आर स्पेशल थर्मोमीटर्स फॉर दिस पर्पज कॉल्ड maximum and minimum thermometers. Can you guess when during the day we have the maximum temperature and when the minimum, है ना? एक दिन में आप गेस कर सकते हैं, आपने देखा होगा कि कब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और कब का सबसे कम। तो द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून। ओके, देखिए जैसा कि बहुत नॉर्मल था ये आंसर इसका कि आफ्टरनून, दोपहर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है और रात में सबसे कम, क्योंकि रात में सूरज भगवान तो जा चुके होते हैं, जो सन सबसे मेजर एनर्जी का हीट का वो है ना, हीट प्रोड्यूसिंग सोर्स है, तो वो सन जा चुके होते हैं। तो क्या कहते हैं, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑकर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑकर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। अच्छा, सबसे अर्ली मॉर्निंग में होता है सबसे कूल टेम्परेचर। ओके, कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील नो मिजरेबल इन इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब दोपहर होती है बहुत ज़्यादा, तो आपको थोड़ा बहुत मतलब अजीब फील हो रहा होता है, बहुत गर्मी फील हो रही होती है जस्ट बिकॉज ऑफ सन। और शाम को क्या होता है, मॉर्निंग में क्या होता है, मतलब सुबह वाली मॉर्निंग में, उसमें आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है, फ्रेशली फील हो रहा होता है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, बूजू कह रहा है, आई वंडर्ड वाई वेदर चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली। और पहेली क्या कह रही है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। तो इसका वेदर का चेंज होने का कॉज क्या है, क्या सोर्स क्या है। तो सोर्स जो है बेटा सिर्फ सन है और कुछ नहीं। इस जो पैराग्राफ में दिया है सब पूरा सन के बारे में दिया है कि जो सन है, सन ही एक ऐसा वो है, सोर्स है जो कि टेम्परेचर के गिरने या बढ़ने का के कारण होते हैं। ठीक है, सन जो होता है टेम्परेचर के बढ़ने या घटने का कारण होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि कितनी कितनी ज़्यादा दूरी है हमारे सन से, हमारी अर्थ सन का हमारा अर्थ तक, लेकिन फिर भी उसके बाद भी सन कंटिन्यू अपनी हीट, अपनी ऊर्जा हमें देता रहता है और हमें जीवित रखता है और हमें गर्मी फैलाता रहता है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि जो एनर्जी आती है सन से वो क्या होती है, अर्थ के सरफेस, ओशन और एटमॉस्फेयर, ये क्या करते हैं कि इनके थ्रू ये जो एलिमेंट्स हैं, मतलब सरफेस है जो हमारे, और जो हमारा सरफेस है, जो हमारा ओशन है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं टेम्परेचर के, मतलब वेदर की रिपोर्ट्स में, रोल्स इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस, है ना। और इसके बाद एक और टॉपिक आपने देखा होगा कि ऑब्जर्व किया होगा, जिनके घर होते हैं सी के पास, मतलब जिसके घर फॉर एग्जांपल जो नदी वगैरह होते हैं उनके पास घर होते हैं, और जो जिनके घर माउंटेन्स के पास होते हैं उनका थोड़ा टेम्परेचर अलग ही होता है नॉर्मल टेम्परेचर से। इस वाले बॉक्स में बस इतना ही दिया गया था। इसके बाद जो है, सो व्हाट अबाउट द टाइम ऑफ द सनराइज सनसेट। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि देखिए, जब सूरज भगवान निकलते हैं और सनसेट होता है, और इसमें आपकी मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसमें आप क्या सोचते हैं। फिर क्या आता है, व्हाट यू नो डैट इन विंटर्स इट बिकेम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। और फिर विंटर्स में क्या होता है, सर्दी में क्या होता है, ठंडियों में, कि जल्दी रात होने लगती है ना। मम्मी लोग भी कहती हैं कि रात हो रही है, चलो घर चलो घर, 5 बजे से ही अंधेला होने लगता है। तो ऐसा क्यों है, ये आपको प्रोजेक्ट है आपके लिए बेटा। ये देखिए, ट्राई टू फाइंड आउट योर सेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन। बल्कि मैं आपको बता देती हूँ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ठंड के समय में ना सूरज जल्दी चले जाते हैं, इसलिए अंधेला जल्दी हो जाता है, सिंपल। सूरज जल्दी चले जाते हैं का मतलब क्या है कि सनसेट जल्दी हो जाता है, इसलिए अंधेला होने लगता है। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेजर टॉपिक है क्लाइमेट। Meteorologists record the weather every day. The records of the weather have been preserved for the past several decades. These helps us to determine the weather pattern at a place. ठीक है, तो जो क्लाइमेट होता है, सबसे पहले क्लाइमेट जो होता है क्या होता है कि एक ये लंबी वो होती है। फॉर एग्जांपल मतलब किसी एक चीज़ का, किसी एक प्लेस का क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, मीन्स चेंज नहीं हो रहा, मान लीजिए एक कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल कि वहाँ पे हॉट सीजन्स चल रहे हैं, अभी इस टाइम पे गर्मी चल रही है, तो वहाँ का थोड़ा गर्मी है, तो उस प्लेस को हम लोग हॉट कहेंगे। ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर हाई है तो क्या कहेंगे, द क्लाइमेट इज़ हॉटर। ठीक है, तो क्या कहेंगे, क्लाइमेट इज़ हॉट। तो इसकी जो सिंपल सी ये है, मेटेरोलॉजिस्ट जो होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं ये सारे वेदर क्लाइमेट का रिकॉर्ड, ठीक है,
वैल्यू रिकॉर्ड्स करते हैं उनके अकॉर्डिंगली जो वेदर का रिकॉर्ड हो रहा होगा वहाँ का जो वैल्यूज़ आ रही होंगे टेम्परेचर की, रेनफॉल्स की, वो उसके कारण, और उसका जो वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग वहाँ के पिछले वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट आ रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली हम उस प्लेस को डिफ़ाइन करेंगे, बताते हैं कि वो गर्म है, ठंडी है, या ठंडी गर्म दोनों है, कि ऐसा डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट की अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो ये डेफिनेशन आपको लिख देनी है, ठीक है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर द एवरेज लेना किसी भी वेदर पैटर्न का, ठीक है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, ठीक है। तो ये क्लाइमेट क्या होगा, जो पुरानी वैल्यूज़ की एवरेज निकालेंगे। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी वैल्यूज़ होंगी, जितने दिन की, जितने या फिर मंथ की निकालेंगे, जितने मंथ की एक वैल्यू निकाल के सभी को ऐड करके डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो हो जाती है एवरेज वैल्यू। सिंपल भी इसमें भी फिर यही कहते हैं, इफ़ वी फाइंड द, अगर हम किसी भी प्लेस का टेम्परेचर फाइंड करते हैं, देखते हैं उसका कि कितना टेम्परेचर आ रहा है, अगर हाई है, हाई मोस्ट है, तो क्या कह देते हैं हम, सिंपल ऑफ द टाइम, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट, उस प्लेस को हॉट बता देते हैं। और अगर वहाँ पे हैवी रेनफॉल हो रही होती है तो उस प्लेस को हम, इन द सेम प्लेस को हम क्या कह देंगे, जो उसका क्लाइमेट है, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस इज़ हॉट एंड वेट, मतलब गीला वाला रहता है, पानी भी बरसता है, और क्या होता है कि सूखा भी होता है ना। उसके बाद क्या बता रहा है कि टेबल 7.2 एंड 7.3 में क्या दिया गया है, क्लाइमेट की कंडीशंस दी गई हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर, तो एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे, लेकिन किसका, मंथ्स का निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग ईयर का निकालेंगे। कौन से प्लेसेस का है ये, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर का निकालेंगे जम्मू एंड कश्मीर का, और केरला का तिरुवनंतपुरम का। ये जैसे कि दिया गया है, तो मंथ्स के पहले निकालेंगे, उसके बाद फिर वो निकालेंगे ईयर्स का। उसके बाद एक मीन जो निकल के आएगा बेटा, यहाँ पे देखिए, दैट गिव्स द मीन टेम्परेचर, जो मीन टेम्परेचर होगा इन लोगों का, वो क्या होगा कि उसी के अकॉर्डिंगली उस प्लेस का, हम उस टाइम का एक क्लाइमेट बता चुके होंगे। नोट क्या बोल रहा है, द नंबर फॉर द मीन टोटल रेनफॉल हैव बीन राउंडेड ऑफ, तो जो रेनफॉल होगी उसको राउंड ऑफ करके करेंगे। तो इस टेबल से हम लोग देखेंगे कि जो टेम्परेचर है, जो इसका जो मीन निकल के आया है, वो कितना डिफरेंस है। देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर देखिए, जनवरी में क्या हुआ था, जिसका टोटल मीन क्या था, देखिए 57, और केरला का क्या था 23, मतलब 23, मतलब कि क्या, देखिए इसके बाद पहले पहले वैल्यूज़ को देख लीजिए, डिफरेंस कितना है, ठीक है। सब में वैल्यूज़ डिफरेंस होने के बाद फिर क्या पता चलता है कि वैल्यू दिस टेबल, कि जम्मू एंड जो कश्मीर है वहाँ क्या है, वेट है, लेकिन जो केरला है इज़ वेरी हॉट एंड वेट, है ना। देखिए जो जम्मू एंड कश्मीर है वो सिर्फ वो ठंडा मौसम है, लेकिन जो केरला है, तिरुवनंतपुरम, वहाँ का जो मौसम है वो हॉट एंड वेट है, इन इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा हॉट है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इट हैज़ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, फॉर दैट पार्ट ऑफ द ईयर। तो उस पार्ट के लिए, उस ईयर के लिए वो कहता है होता। सिमिलरली अगर हम देखेंगे, अगर वेस्टर्न रीजन्स में इंडिया के, राजस्थान जैसे हो गया, राजस्थान और उस तरह पंजाब वगैरह पड़ते हैं, है ना, तो उस टाइम उस वहाँ के टेम्परेचर जो लिटिल बिट हायर दिखते हैं, ठीक है। वहाँ के जो टेम्परेचर होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर होते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर होने का मतलब क्या कह रहे हैं कि गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पे, हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग दी पार्ट ऑफ द ईयर, है ना। और अगर इसी के विपरीत देखेंगे हम, तो क्या होता है, ड्यूरिंग विंटर्स में तो उनका थोड़ा सा कम होता है टेम्परेचर, है ना। उसके बाद टेम्परेचर क्वाइट लो, थोड़ा सा बिल्कुल स्लाइटली बिल्कुल लो होते हैं। और अगर हम दूसरे रीजन्स पे देखेंगे कि जो इस तरफ कौन सा ईस्टर्न तरफ है, ये कौन सा था, जम्मू एंड कश्मीर, वेस्टर्न रीजन्स थे, ठीक है। अब इस तरफ के जो रीजन्स होंगे, उस तरफ इस रीजन्स पे हमें क्या मिलेगा थोड़ा, कि कहाँ लिखा है, सिमिलरली विद ड्यूरिंग द this region receives very little rainfall. Okay, we got it. The northeastern India receives rain for a major part of the year, है ना। तो जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं हमारे इंडिया के, उस तरफ के, मीन्स मिजोरम तरफ, है ना। तो उस तरफ में मध्य प्रदेश में लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस साइड पे जो भी हमारे पड़ते हैं स्टेट्स, वहाँ पे क्या रेनफॉल ज़्यादा देखने को मिलती है, और वेट मतलब गीले एरियाज होते हैं वहाँ पास में। उसके बाद हमारा एक टॉपिक है कि क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस,
क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस, तो ये एक बहुत ही मेजर टॉपिक है बच्चों। इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। इसके बाद क्या क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस का मतलब भी क्या है कि जो क्लाइमेट है उसको जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे अडेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जब जैसे आपको बहुत ही आपकी डेली लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। अगर आपकी मम्मा आपको कुछ खिलाती हैं तो आप उसे अडेप्ट कर लेते हो, उसे खा लेते हो, ना कि उसे फेंक देते हो या कुछ और, वरना फिर पड़ेगी आपको जोर से। इसके बाद क्या होता है कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि देखिए उनके पास तो होता नहीं है कुछ कपड़े वगैरह पहनने के लिए, जैसे गर्मी आई ठंडी आई तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो स्वेटर पहनते हैं, है ना, ठंड में। तो मोस्टली ऐसे ही होता है। तो ये लोगों के पास तो होता नहीं, तो वो लोग एज अपने बॉडी को इस तरीके से ढालते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कि उन्हें ठंड ना लगे, या फिर मतलब ठंड लगती भी है तो उतनी ज़्यादा लगती नहीं है फिर। तो बुक के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स को अडेप्ट करने पड़ते हैं इस तरीके के मौसम को सर्वाइव करने में, अपने अपने जीवन को सर्वाइव लिविंग करने में, मतलब जीने के लिए उस मौसम को अडेप्ट करना पड़ता है, ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट। सो इस फीचर्स में इस पैराग्राफ में सिर्फ इतना ही बोला गया है बच्चों कि जो हम इसमें यही पढ़ेंगे कि जो ऐसे एरियाज होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जैसे पोलर रीजन्स हो गया, ये रहा पोलर रीजन्स हो गया। और फिर क्या हो गया कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन, मतलब कि जहाँ पे बारिश अधिक होती हो, ये देखिए। तो जहाँ पे बारिश अधिक होती होगी तो वहाँ के जो जानवर होंगे, जीव जंतु होंगे, वो कैसे अपने आप को अडेप्ट रखते हैं कि बारिश से बचने के लिए। और जब क्लाइमेट चेंज होता है और जब पोलर रीजन्स के होते हैं जहाँ पे बर्फीले मतलब बर्फ़ वाली एरियाज़ होती है जहाँ पे, वो अब वहाँ के एनिमल्स अपने आप को कैसे बना के रखते हैं वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, है ना। तो इसमें और भी कुछ नहीं बोल रहा है। स्पेशल फीचर्स प्रोटेक्ट दमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड, है ना। तो ऐसे एनिमल्स के पास कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं कि वो इतनी ज़्यादा ठंड को मेंटेन कर सके और अपनी बॉडी को सर्वाइव पे रख सके, मतलब अपनी बॉडी को ऐसे रख सके कि जीवन वो लोग का चलता रहे, है ना। इसके बाद क्या होता है कि चैप्टर 9 में आपने पढ़ा होगा, क्या बोल रही, यू विल लर्न अबाउट द वेदर। हाँ, तो चैप्टर 9 में आप पढ़ेंगे, मतलब अभी तो चैप्टर 7 चलो, चैप्टर 9 में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी कि जो वेदर और क्लाइमेट का इफेक्ट होता है उसका इफेक्ट क्या होता है ना, सॉइल पे। लेकिन और इस वाले चैप्टर पे और यहाँ पे इस वाले टॉपिक हम इतना पढ़ेंगे कि एनिमल पे वेदर और क्लाइमेट का क्या इफेक्ट होता है ना। as as examples of adaptation of animals to climate condition, we discuss only living एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सेम वही चीज़ बोल रहे हैं हम, इसमें वही डिस्कस करने वाले हैं कि जो एनिमल्स पोलर रीजन्स में और रेन फॉरेस्ट रीजन में रहते हैं। एज द नेम ऑफ सजेस्ट द पोलर रीजन सिचुएटेड नियर द पोल्स, ठीक है। पोल आप जानते हो कि जब फॉर एग्जांपल कोई अर्थ होती है ना, जब अब जैसे अपनी अर्थ है ना, तो अर्थ में दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, है ना। तो जो पोल्स के पास जो रीजन्स होते हैं उन्हें वहाँ पे पोलर रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है, पोल्स फॉर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, देखिए वही बोल रहा है। सम वेल सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग्स टू द पोलर रीजन इज कनाडा, ठीक है। तो जो वहाँ की जो कंट्री हैं जो पोलर रीजन से कनेक्ट करती हैं, पोलर रीजन में, मतलब उनका जो रीजन है वो पोलर रीजन में आता है, जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, असकला, मतलब अस्लाका। तो ये सारे जो यूएसए का, ये सारे जो हैं पोलर रीजन्स में आते हैं, रशिया टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ठंडी बर्फीली जगह होती है, इंडोनेशिया, इस सारे बहुत सारे एग्जांपल्स है। इंडिया हो गया, मलेशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, फॉर एग्जांपल्स ऑफ द कंट्री ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो ये जो कंट्री है, ये कंट्री का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। तो क्या होता है, इन दोनों में ही अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं। यहाँ रहते हैं बहुत ही जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सर्वाइव करते हैं, और जो पोलर रीजन्स में पोलर रीजन्स वाले एनिमल्स पर रहते हैं, फॉर एग्जांपल पेंगुइन, पोलर बियर्स, है ना। तो अब देखते हैं एक्टिविटी 7.2 क्या बोले, टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड, मार्क द पोलर रीजन्स ऑफ द ब्लू, ठीक है। तो आप ये जो इंडिया वाला मैंने दिया है आपको वर्ल्ड मैप लेना, और उस पर आपको मार्क करना है कहाँ पे पोलर रीजन्स होते हैं और कहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 7.2 में पोलर रीजन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पोलर रीजन्स पे क्या क्या है कि जैसे मैंने पहले बता दिया कि जो रीजन्स हैं, कैसे कि ग्रीनलैंड, कनाडा, तो इन रीजन्स में क्या होता है कि, और जो पोल्स के पास जो रीजन्स है, मतलब अब जो पोल्स है, पोल में क्या होता है कि 6 मंथ्स, ये देखिए 6 मंथ्स उजाला रहेगा, 6 मंथ्स सन डूबेगा ही नहीं, मतलब सन वहाँ पे सनसेट होता ही नहीं है। और 6 मंथ्स क्या होता है कि वहाँ पे जो कि सूरज भगवान होते हैं वो आते ही नहीं है, है ना।
तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। देखिए कितनी ठंडी रहती है वहाँ पे, -37 डिग्री सेल्सियस होती है। सोचिए कितनी ज़्यादा ठंड होती है। तो अपने आप को ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बहुत ज़्यादा। इस पैराग्राफ में बस इतना ही दिया गया है, दीज रीजंस कवर्ड। हाँ, और इन रीजंस में बहुत सारी स्नो होती है ना, बर्फीले होते हैं। अब आपने तो देखा ही होगा फोटोज एंड वीडियोज़ में। तो इस रीजन में -37 डिग्री होती है, और मेजर टॉपिक यही था कि 37 डिग्री सेल्सियस इतने तक जाता है, और स्नो होती है। वहाँ का रीजन्स बहुत ठंडा होते हैं। 6 मंथ्स तक सनसेट नहीं होता है, और 6 मंथ तक सनराइज नहीं होता है ना। और उसके बाद वहाँ पे जो पाए जाते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो होते हैं पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स आर नॉर्मली फाइंड इन दैट एरियाज। उसके बाद है पोलर बियर्स हैव वाइट। ओके, पोलर बियर्स के मैं बारे में बता दूँ आपको पोलर, ये देखिए, सबसे पहले पोलर बियर्स जो होते हैं ना, वो वहाँ पे सर्वाइव कैसे करते हैं, अडेप्ट कैसे करते हैं उस क्लाइमेट को। तो क्या होता है कि जो पोलर बियर्स होते हैं, उनके पास ना बहुत ही फैट होता है। जो फैट की लेयर होती है, वो उन्हें वार्म रखती है, गर्म रखती है उन्हें ना। और फिर क्या होता है कि इसके पास एकदम फर कलर का, ये इसके जो बाल होते हैं बहुत वाइट होते हैं। तो क्या होता है इससे कि वो ईजिली दिखाई नहीं देते हैं। बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं ये। इनके शार्प हाथ होते हैं। इनके पाल्म जो होते हैं बहुत शार्प होते हैं, ये लिखा हुआ कहीं पे प्रे, जिसके कारण वो शिकार उकार करने में बहुत ही ईजी हो जाता है उन्हें। बस इस पैरा में बस इतना ही दिया गया है। और ये वाइट कलर की स्किन होती है। अब देख के फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप देख ही सकते हैं, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, तो है ना। इसके बाद क्या है कि इसमें इतना ही दिया है। अब एक्टिविटीज़ के बारे में देखते हैं। और अगर मैं बताऊँ पोलर बियर्स की और कुछ पोलर बियर्स की फिजिकल क्वालिटीज़ के बारे में पोलर बियर्स की, तो वो बहुत लंबे समय तक पानी के अंदर अपनी सांस रोक सकते हैं, नॉस्ट्रल्स अपनी रोक सकते हैं। और फिर इसके बाद बता रहा है कि पेंगुइन्स के बारे में। तो पेंगुइन्स के बारे में आपको बताऊँ तो सिमिलर ही होते हैं, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज सिमिलर होती है। फॉर एग्जाम्पल कि वो बहुत वाइट दिखते हैं, जैसे कि इमेज में देख रहे होंगे, वाइट दिख रहे होंगे आपको। और पोलर रीजन्स भी वहीं पेंगुइन्स भी कोल्ड वाले एरियाज़ में भी, पोलर रीजन्स में ही पाए जाते हैं। ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, और इनका फूड होता है, ये बहुत डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। यहाँ पे लिखा होगा स्ट्रीमलाइंड होते हैं, और इनके पास भी बहुत अच्छे पंजे होते हैं ना। तो मतलब जो पोलर रीजन्स में रहेंगे तो ये सारी क्वालिटीज़ इनमें होगी, है ना। तो तभी तो वो अडेप्ट कर पाएंगे ना। ठीक है। उसके बाद कुछ और भी एनिमल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पानी है ना, तो पानी है तो वहाँ पे क्या रहती होंगी, फिशेस होती होंगी। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, जब विंटर्स आती है तो फिशेस जो वगैरह होती है, फिट्स बर्ड्स वगैरह, वो अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए वो कहीं और चली जाती हैं वार्म एरियाज़ में। लेकिन फिर वापस आती हैं जब विंटर्स जा चुके होते हैं, है ना। जब सनराइज होते हैं, मतलब 6 मंथ्स के लिए फॉर एग्जांपल वो कहीं और चली जाती हैं, और 6 मंथ्स के बाद जब विंटर्स मतलब चली जाती हैं और सनराइज होकर रखता है वहाँ पे, मतलब 6 मंथ्स के लिए, तो वो रहती हैं फिर आ जाती हैं उस रीजन्स में, पोलर रीजन्स में, है ना। देखिए यहाँ पे कुछ बता रहा है, कुछ पक्षी भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं कुछ। देखिए ये बहुत ही मतलब फेमस पक्षी होते हैं, जो कि आते हैं कहाँ से, साइबेरियन से आते हैं, साइबेरियन क्रेन से, दैट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस, जैसे राजस्थान, सल्तनत और इन हरियाणा, यहाँ सब कुछ दिखाई देते हैं फिर ये, है ना। इसके बाद ये बॉक्स में क्या है, एक और चीज़ पोलर बियर के बारे में मैं बताना भूल गई कि ये हमेशा अपने झुंड में होते हैं। झुंड में होने से, क्रू में होने से मतलब क्या होता है, क्राउड में, कि क्या होता है कि जो वार्मनेस होती है ना, गर्मी रहती है ज़्यादा। जैसे कि अगर आपको ये एक कमरे पे बंद कर दिया जाए, वहाँ पे 50 लोग को डाल दिया जाए, तो वहाँ पे जो ह्यूमिडिटी होगी कितनी बढ़ेगी। अभी में जो हाथरस हुआ है उसमें क्या, ह्यूमिडिटी के कारण ही तो, मतलब वहाँ पे जो नमी थी बहुत ज़्यादा, इसी के कारण ही तो इतने सारे लोग मर रहे थे, वहाँ मरे हैं। इस वाले पैरा पे सिर्फ इस वाले बॉक्स पे सिर्फ इतना ही कह दिया गया है कि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि जो ये बर्ड्स होते हैं, सोचिए इतनी सीरियल्स, इतनी कहाँ से, साइबेरियन से कैसे ये लोग हरियाणा इंडिया तक ट्रैवल करते हैं, कैसे 15,000 किलोमीटर, कैसे ये लोग इतनी जो डिस्टेंस होती है ट्रैवल करने के बाद, और सेम एरिया में सीज़न टू सीज़न चले जाते हैं, मतलब सीज़न पे आते हैं, फिर सीज़न जब चले जाते हैं तो चले जाते हैं। सोचिए कैसे ये आज भी मिस्ट्री है कि ये कैसे इतनी मजबूत मसल्स वगैरह, फ्लाई करते वक्त सोचिए कितना टाइम लगता होगा, 15,000 किलोमीटर्स उड़ के ये आते हैं इंडिया। सोचिए कितना
ज़्यादा इसमें एनर्जी लगती होगी, है ना? ये आज भी गोपनीय है कि कैसे ये ट्रैवल करके आते हैं, फिर भी कुछ एविडेंस है, कुछ साइंटिस्ट लोग हैं कहते हैं जो कि ये जो बर्ड्स हैं मैग्नेटिक फील्ड या सन्स, स्टार्स, इन सबको गाइड, मतलब इन सबको देखते हुए अपनी ब्रेन में रखते हैं कि कहाँ पे हमें जाना है, किस दिशा पे जाना है, किस दिशा पे नहीं जाना है। तो ये सबसे ज़्यादा मतलब हैरानी वाली बात है। सोचिए कैसे इतने जो पक्षी हैं ट्रैवल करके हमारे इंडिया आते हैं, है ना? उसके बाद कि जो ये मैंने बात की है मैग्नेटिक फ़ील्ड्स वग़ैरह, जो अर्थ होती है उसकी मैग्नेटिक फ़ील्ड होती है अपनी खुद की, तो इस मैग्नेटिक फ़ील्ड के ज़रिए ये सारे अपने जो डायरेक्शंस होते हैं फ़िक्स कर लेते हैं। और कहा जाता है कि जो और टाइप्स के होते हैं एनिमल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मैमल्स, माइग्रेट, ये लोग भी जो है फ़ील करते हैं मैग्नेटिक फ़ील्ड और उसके अकॉर्डिंगली ही अपने आप को उस दिशा में जाने को प्रेफ़र करते हैं, है ना? तो अगर हम लोग एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर हम लोग ऐसे ही 5G, 6G, 7G जितने भी Gs होंगे उतने आते जाएँगे, उतनी जो मैग्नेटिक फ़ील्ड्स है वो डाइवर्ट करती जाएगी इन पक्षियों को। और अगर हम इसे यूज़ करते हैं ऐसी इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करेंगे आने वाले समय पे, आपने चिट्टी मूवी भी देखी होगी, तो ऐसा करते हैं पक्षीराज वाली, तो सच में ये एक दिन पक्षीराज वाली मूवी शायद वो तो नहीं सच हो सकती, लेकिन हमारे हार्मफुल बहुत हो सकते हैं। अगर बर्ड्स मर जाएँगे तो कितना हार्मफुल होगा, ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। ओके। ओके, इफ़ आई विल टॉक अबाउट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक फॉरेस्ट है जहाँ पे मतलब जो ये ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे इक्वेटर इक्वेटर आप जानते होंगे, अगर आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा सोशल साइंस में, कि इक्वेटर जो होती है एक लाइन होती है जो कि बहुत सारे एरिया से निकलती है, जो बिल्कुल बीचों बीच होती है अर्थ के, ठीक है? तो इसमें क्या बोल रहे हैं, द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। तो जो ये जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, वो हॉट होते हैं, ठीक? क्योंकि ये क्यों हॉट होते हैं? क्योंकि वो इक्वेटर के पास बिलोंग करते हैं। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर ऑफ द जनरली हायर देन, मतलब देखिए गर्मी में जब होती है, जब गर्मी पड़ती है तो उसमें नहीं, जब जब कोल्ड मंथ चल रहे थे, मतलब कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन द अबाउट, जब ठंडी चल रही होती है तो क्या होता है 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। जब ठंड चल रही होती है, जब 15 डिग्री से ज़्यादा होती है, और जब समर्स आती हैं तो मोर देन 40 तक पहुँचते हैं इन एरियाज़ में, ठीक है? लेकिन आज के टाइम पे तो 48 चल रहा था, है ना? तो समझ सकते हैं आप कि ये जो एवरेज दिया गया है, ये जो है ना, ये कितना ज़्यादा मतलब डिफरेंस क्रिएट हो रहा है आजकल। अगर ऐसे ही पेड़ हम नहीं लगाएंगे तो हमारे लिए गर्मी और बढ़ती जाएगी। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन द लेंथ अबाउट द ईयर, ठीक है? तो जो दिन और रात होते हैं तो इक्वल ही होते हैं, जैसे दिन जितने जितने घंटों का दिन उतने घंटों का रात होगा, ऐसा करके कुछ है, ठीक है? ऐसा ही है ऑफ द ईयर, इस ऐसे मंथ में, ऐसे ईयर में ऐसे होता है। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी और रेनफॉल। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्लांट्स होते हैं, और प्लांट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे रेनफॉल तो होती है। तो यहाँ पे बारिश बहुत होती है और प्लांट्स बहुत सारे होते हैं। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स यही है कि यहाँ पे बहुत अच्छे रेन फॉरेस्ट होते हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, है ना? तो अलग अलग रीजन्स की यहाँ पे, और बहुत सारे एनिमल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग वैरायटीज़ के, अलग अलग स्पीसीज़ के, अलग अलग जेन्स के, है ना? इसके बाद क्या कहता है कि द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया। तो ये असम वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं ऐसे रीजन्स रेन फॉरेस्ट, असम इन इंडिया, साउथ एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्म एंड रेन, है ना? कंटिन्यूस वार्म एंड रेन, दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेम जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, जब बहुत ज़्यादा ही वैराइटीज़ के एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं। और क्या होता है, द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट, बहुत सारे टाइप्स के एनिमल्स होते हैं यहीं पे जीते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए आप, एनिमल्स लाइक मंकी, एप्स, गॉर्जिलस, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड, ये सारे जो हैं, चीते, मंकी, है ना, हाथी, घोड़े, जितने हैं सब यहाँ पे भी पाए जा पाते हैं, मिलते हैं बहुत सारे, है ना? इंसेक्ट्स, बर्ड्स। लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशंस ऑफ सच एनिमल्स। तो ये जो एनिमल्स हैं कैसे यहाँ पे अडेप्ट करते हैं इस फॉरेस्ट को, इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को, कैसे ट्रॉपिकल है, ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कैसे ये लोग अडेप्ट करते हैं, कैसे जीते हैं इसमें, है ना? ह्यूमिडिटी भी रहती है, जैसे कि ये हॉट रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है, हॉट है क्लाइमेट्स, है ना? तो गर्म और मॉइस्चर को कैसे मैनेज करते हैं। द क्लाइमेट कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो ये जो होता है, ये ह्यूमिडिटी एंड इसके कारण फल वगैरह, फ्रूट वगैरह तो होती है, रेन फॉरेस्ट हुआ, प्लांट हुआ, तो फल फ्रूट तो होगा ही ना। तो इसी के कारण ये सब ऐसे जीते रहते हैं,
अपने आप को बैलेंस करके रखते हैं, क्योंकि हॉट एंड रेन फॉरेस्ट होते तो थोड़ा सा कोल्डनेस आएगी। मतलब ऐसे एरियाज़ जो होते हैं ना, वो ऐसे एनिमल्स को रखने में बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, तो देखते हैं कि ऐसे जो एनिमल्स होते हैं यहाँ क्यों इतने एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए, तो अगर जिस एरिया में, जैसे ये एरिया है तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स पाए जा रहे हैं, अगर अगर इतने सारे एनिमल्स पाए जा रहे हैं अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग स्पीसीज के, तो क्या होगा, फूड का जो होगा, फूड के लिए सब लोग सर्वाइवल के लिए जिएंगे, मतलब जीने के लिए सब लोग सर्वाइव करेंगे। तो क्या करेंगे, जीने के लिए क्या करेंगे, फूड चाहिए होता है, तो फूड के लिए झगड़ा करेंगे, है ना। तो जैसे कि ये होता है रेड आइस फ्रॉग, ये रहा, ये रेड आइस फ्रॉग होती है। सबके पास जितने एलिमेंट्स होते हैं अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं, जिसके कारण वो फूड अपने आप को जीवित रखते हैं, सर्वाइव रखते हैं, है ना। सिर्फ चीज़ ये है, यहाँ पे यही बोल रहा है, हैज़ डेवलप्ड स्किनी पैड्स। देखिए ये फ्रॉग का है, फ्रॉग रेड आइज जो फ्रॉग होता है उसके पास क्या है, स्टिकी पैड्स होते हैं, जिसके कारण वो ट्रीज़ वगैरह में क्लाइंब कर जाता है, और ट्रीज़ वगैरह में जो इंसेक्ट वगैरह होता है, जो भी वो उसका फूड होता है, वो सब खाता है। अब जैसे ये एनिमल हो गया, कौन सा एनिमल, ये बंदर हो गया, तो बंदर हो गया तो मंकी क्या करता है, मंकी की इतनी लंबी टेल होती है, तो ब्रांचेस होते हैं पकड़ के चढ़ जाता है और फ्रूट्स वगैरह इजीली खा लेता है। ऐसे ही करके बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं एनिमल्स, जो कि अलग अलग क्वालिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल एक और ये है टोक्यो, सॉरी, टॉइकन, टॉइकन एक बर्ड होती है ना। ये सारे इसमें बता रहे, स्किन किसी का सबका अलग अलग वो होता है। ये टोकियन जो होती है, इसकी ये एक बर्ड होती है। देखिए अब इसकी जो पीक है, जो इसकी मतलब ये नोज़ है जो इसकी, है ना, नोज़ को इसमें क्या बोल के रखा है, चलिए यहाँ पे देखेंगे बाद में। जो नोज़ है इसकी, वो देखिए ये हेल्प करती है इसको फूड कैप्चर करने के लिए, है ना। जो ब्रांच तक तो पहुँच पाएगी नहीं ये, तो ये फूड इसकी नोज़ को बहुत हेल्प करती है इसको फूड, इसको सर्वाइव करवाने में। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, तो अलग अलग और जो एनिमल्स होते हैं उनके पास कुछ सेंसिटिव, किसी के पास होगी बहुत ज़्यादा सुनने की पावर, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर विथ हेल्प दैम टू कॉन्ग्रेज। मतलब अलग अलग टाइप्स के अलग अलग जो होते हैं एनिमल्स, उनके अलग अलग टाइप की क्वालिटीज़ होती हैं। बिग रैट्स ये सब, है ना। उसके बाद क्या है, एलिफेंट, जैसे एनिमल लॉयंस एंड टाइगर हो गया, इनके पास क्या होती है, बहुत थिक स्किन होती है, सेंसिटिव हियरिंग होती है। फिर क्या बोलते हैं, द लॉयन। सो इस पैरा पे हमें द लियो ट्रेल मॉस्क्यू मीन्स ये एक जाति होती है, बंदर की एक प्रजाति होती है। ठीक है, तो ये जो इस टाइप के जो बंदर होते हैं ये कॉमनली नीचे नहीं आते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास जो होते हैं ना, बहुत अच्छी लॉन्ग इसकी जो पूँछ होती है वो बहुत बड़ी होती है, टेल होती है जो। और उसके बाद क्या होता है कि ये इनको ना ईज़िली जो फूड होता है मिल जाता है, कहाँ से, पेड़ वगैरह से। तो फ्रूट वगैरह खाते हैं ये लोग, तो ग्राउंड पे आना बहुत कम पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग इनको नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये वाइट वाइट वाले बाल होते हैं इनके, देखिए ना, बाल अलग से ही इनके बाल है। इस पैरे में बस यही बस लिखा हुआ है। देखिए ये क्या क्या खाते हैं, द यंग लीव्स। ठीक है, इट फीड्स मेनली ऑन द फ्रूट्स एंड इट ऑल्सो इट सीड्स, यंग लीव्स, स्टीम्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, ये सारा चीज़ें खा लेते हैं। स्टीम्स वगैरह मतलब पेड़ पत्ती पौधा ये सब खा लेते हैं ये लोग, तो इसलिए ये लोग आना कम पसंद करते हैं। और फिर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो क्या है ही, सभी जानवर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं मोस्टली, और वेस्टर्न घाट्स में भी पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स में ही तो होते हैं ये सब, और भी क्योंकि रेन फॉरेस्ट जहाँ से इक्वेटर गई वहीं पे रेन फॉरेस्ट बन जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हुआ, इसके जो ये क्या होता है, आउटलाइनर आउटस्टैंडिंग फीचर होता है इनका सिल्वर वाइट मीन। ये देखिए, ये जो मैंने बोल दिया पहले आपको, जिसकी जो दाढ़ी जैसे दिख रही है, ये सिल्वर वाइट कलर की थी। मेनली सच बताऊँ तो मैंने ऐसा देखा है नहीं, आपने देखा हो तो कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा और भी फीचर्स इसके बारे में। उसके बाद जो एक दूसरा बहुत ज़्यादा नोन है, बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट एनिमल भी कह सकते हैं, हाथी। भाई इसकी सवारी तो कौन नहीं करना चाहेगा, और हाथी के दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और, ही तो कितना फेमस है ना। तो आप हाथी के बारे में क्या क्या जानते हैं, तो ये जो एलिफेंट है वो भी बहुत ही बड़ा होता है साइज़ में। इट हैज़ अडेप्टेड टू, ये भी अडेप्ट करके रखते हैं, अपने एटमॉस्फेयर पे सर्वाइव करते हैं, ऐसे रेन फॉरेस्ट पे सर्वाइव करते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाए जाते हैं। ये क्या खाते हैं सिंपली, देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इट हैज़ अडेप्टेड टू कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल एरियाज। लुक एट द ट्रंक, इट
एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच हैज़ स्ट्रॉन्ग स्मेल सेंस ऑफ स्मेल। देखिए जो ये होते हैं, ये देखिए ये जो ट्रंक है ना इसकी, जिसकी सूंड है, ये इसकी नाक होती है। और भी बाकी सब तो आप लोग जानते ही हैं, अब इतने होशियार जो हैं। और क्या है, ये इनके पास बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब इसकी जो नोज़ होती है बहुत बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत अच्छा होता है इनके पास सेंस ऑफ ह्यूमर सूंघने का, है ना। इसके बाद कहता है कि द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। हाँ, और गन्ने वगैरह कितना खाते हैं, ये अपने मूवी में भी देखा होगा ना, ये सब ये अपने नोज़ से जो भी खाना वगैरह चाहिए होता है अपने नोज़ से ही पकड़ लेते हैं, सब कुछ कैच करते हैं ब्रांचेस को, मतलब कि जो है ट्रीज़ की जो ब्रांच होती है उसको पकड़ते हैं, खाते हैं, है ना। और इसके जो दांत होते हैं, इन दांतों से ये बार्क होती है, जो क्या होता है, जो पेड़ होता है उसकी जो क्या बोलते हैं उसको, पेड़ का छिलका, पेड़ को छील लेता है, उसको खाना बहुत पसंद करता है एलिफेंट, है ना। उसे बहुत पसंद होता है, तो वो जो ये जो दांत होते हैं ना इसके, इसी से छीलता है और वो खा लेता है बार्क। सोचिए क्या क्या पसंद रहता है इन लोग। इसके जो बड़े बड़े कान होते हैं, इन कानों से इन्हें बहुत अच्छे से सुनाई देता है, बहुत अच्छे से सुनने की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो दांत होते हैं इनसे भी लड़ाई करते हैं ये लोग मतलब देखिए बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एलिफेंट लव्स टू ईट, है ना। इसके बाद क्या, सो दैट द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कंपटीशन फॉर द फूड रैदर वेल। तो इन सभी से, इनके जो दांत होते हैं इनसे फूड वगैरह के लिए जो फाइट होती है उस पर कर लेते हैं। किससे फाइट करते हैं, इससे फाइट करते हैं, दांतों से। आगे क्या बोल रहा है, लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट, जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि किस लिए हेल्प करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं इनके जो ये सॉफ्ट साउंड को भी बहुत जल्दी, मतलब ये देखो, लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, मतलब बहुत ही छोटे से छोटे साउंड भी सुन लेंगे ये लोग और बहुत चौकन्ने हो जाएंगे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो एनिमल्स होते हैं ना, जो एनिमल्स होते हैं ह्यूमन के कंपैरिजन में, उनके पास बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, सुनने की, सूंघने की, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा होता है उनका। तभी तो कोई भी अगर एंटर करता है उनके फॉरेस्ट में तो उन्हें एकदम से आभास हो जाता है ना। और कुछ क्या बचा है, दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट, दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। तो ये एरिया जो होता है ह्यूमिड एरियाज, रेन फॉरेस्ट जो होता है एलिफेंट के लिए हेल्प करता है, बहुत यूज़फुल होता है कूल और हैवी इन सब में, मतलब एडजस्ट करने में। तो ये रही आज की क्लास, ख़त्म होने वाली है, हो ही गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आपको समझना ज़रूरी है, याद और रटना नहीं, ठीक है। समझिए, पढ़िए और मेरा नाम रोशन कीजिए। थैंक यू।